हेलो फ्रेंड्स, मैं बर्ना पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने सीडीपी में वाइगोत्स्की की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और रेपिटेशन से बचेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनको समझेंगे। क्योंकि देखिए, आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, खासकर वो चैप्टर से जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं सीटेट में, तो इसमें हम उससे ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये जो मेरा वीडियो होगा ये आप हिंदी और इंग्लिश में डिवाइड करके मत चलिएगा। देखिए, शुरुआत में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक दो क्वेश्चन ही हिंदी में है, बाकी आपका मैंने बायलिंगुअल करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मतलब जो हिंदी में नहीं समझ में आ रहे हैं उनको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप समझ विकसित करिए। हिंदी इंग्लिश अब वहाँ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि पेपर आप देखते हैं कि दोनों में ही आता है, आपका सीडीपी हो या फिर ईवीएस हो या फिर मैथ्स हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो है वो है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। देखिए, मैंने बताया सीटेट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है टर्मिनोलॉजी। आप जो वर्ड्स हैं उनको कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अब बताया कि मतलब जो बिल्कुल बेसिक जो मेंटल आपकी एबिलिटीज़ होती हैं उनको एक मतलब उच्च संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्किल्स में बदलने का जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है। देखिए, आप पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है। मैं बिल्कुल वो सोच डेवलप करने की कोशिश करूँगी जिससे आप एग्ज़ाम में जो भी आपका पेपर है उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ और उसके क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँ, है ना। तो मैं वो सोच, आपका मान लीजिए आपको इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, मतलब तो आप लेव वाइगोत्स्की देख रहे हैं, ठीक है। अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है, मतलब लेव वाइगोत्स्की के ही अनुसार है, कुछ नेगेटिव दिया नहीं हुआ है। तो बताइए किसको उन्होंने कहा था, किसको इम्पोर्टेंस दी, सामाजिक पारस्परिक क्रिया या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध या अनुकूलन एवं संगठन या पुरस्कार एवं दंड, मतलब सोशल इंटरेक्शन को दी या स्टिमुलस रिस्पॉन्स या एडेप्टेशन को दिया या पुरस्कार एवं दंड, है ना, इसको दिया। तो आप बताइए किसको दिया था इन्होंने इम्पोर्टेंस। इन्होंने दिया था सामाजिक पारस्परिक क्रिया। देखिए, मैंने ये वाइगोत्स्की पढ़ाया हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मतलब वीडियो की क्या इम्पोर्टेंस है ना, आपको कितनी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो आप समझ गए ना, वाइगोत्स्की ने दो चीज़ों को मेन इंपॉर्टेंस दी थी। एक सोशल इंटरेक्शन, जिसमें इंटरेक्शन में हमारा पूरा आ जाता है कि आप जो भी आपके एडल्ट्स हैं या पीयर ग्रुप्स, आप किस तरीके से ग्रुप्स में इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको इम्पोर्टेंस दी कि उसके ही माध्यम से आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। और एक इन्होंने दी थी लैंग्वेज के रोल को बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, जिसमें इन्होंने 3 स्पीचेस बताई थी, जिसमें कि एक स्पीच जो थी कौन सी थी, प्राइवेट स्पीच, जिसको हम लोग व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक उचित प्रश्न सुझाव द्वारा बच्ची की समझ को बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। कौन सा निर्माण उपरोक्त कथन को उजागर करता है ना। कौन सा निर्माण मतलब कंस्ट्रक्ट जो है वो उपरोक्त कथन को, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक बच्ची है, मतलब एक बच्ची की समझ है, उसको उस बिंदु से बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती थी। मतलब यहाँ पर अकेले पहुंच सकती थी और इससे आगे भी उसको ले जाया जा सकता है। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्ट की बात इसमें की गई है, देखिए कौन से जोन की बात की गई है। तो देखिए, साफ सीधी बात है कि इक्विलिब्रेशन की बात तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जहाँ पर वो अकेले पहुँच सकती थी उसके आगे की बात कही गई है
है ना। और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डेवलप किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि ये क्या होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है आपका जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। आप कोई ये ऐसा क्षेत्र है इसको आप बिना किसी की सहायता से कर सकते हैं, मतलब स्वयं से कर सकते हैं। और ये जो है ये क्या है कि इसमें आपको क्या है किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती। तो एक जो लैडर का काम मतलब सीढ़ी का काम जो क्षेत्र करता है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि खुद से किया जा सकने वाला काम और किसी की सहायता से किया जा सकने वाले काम क्या बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब ये एरिया जो होता है वो क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुट अप हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। ठीक है, देखिए कुछ काम तो जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, मान लीजिए तो साइकिल चलाना आप सीख रहे हैं, तो देखिए साइकिल चलाना आपके बस में है, आप चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं चला सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि वो आपके जोन में है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको ही बोलते हैं। और अगर आपको स्कैप फोल्डिंग मिल जाती है, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। स्कैप फोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प होती है, वो कोई भी दे सकता है, आपके फ्रेंड्स दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, आपके टीचर दे सकते हैं, मतलब कोई भी एक सहारा, मतलब एक अस्थाई सहारा, मतलब अगर मैं कहूँ टेम्परेरी होता है। जैसे आपको साइकिल चलाने में अगर कोई पीछे से आपका करियर क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है, तो उसको पीछे से जो भी आपके बड़े कोई भी वो पकड़ते हैं, आपको हेल्प करते हैं। लेकिन क्या वो हमेशा हेल्प करते हैं? हमेशा तो नहीं करते ना। जैसे ही आप उस चीज़ को गेन कर लेते हैं तो वो हेल्प हट जाती है। तो ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है जिसका नाम होता है स्कैप फोल्डिंग। इससे भी अभी आप देखेंगे कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। आगे हमारा जो है क्वेश्चन है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं। जो बच्चे अपने आप से करते हैं कौन सा मौखिक संवाद होता है? मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। प्रॉब्लमेटिक स्पीच, इगोसेंट्रिक स्पीच, प्राइवेट स्पीच या फिर ये भ्रांत वार्ता, इसका भी कुछ इंग्लिश में मीन दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए मतलब कितना ईजी है। देखिए अगर आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा हुआ है तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखिए वाइगॉत्स्की का नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, पर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा है कि ये स्पीच जो वाइगॉत्स्की ने बताई थी वो 3 टाइप्स की बताई थी। एक आपका बताया था जो पहली थी आपकी सोशल स्पीच थी, दूसरी आपकी स्पीच कौन सी थी? सोशल स्पीच थी, फिर प्राइवेट स्पीच थी, और फिर कौन सी स्पीच थी आपकी? साइलेंट इनर स्पीच थी, है ना, साइलेंट इनर स्पीच। ये इन दोनों की बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको बायलिंगुअल होकर चलना है। कभी कभी देखिए जैसे इसके बहुत सारे नेम हैं, व्यक्तिगत वार्ता भी है ना, निज वाक भी बोलते हैं और अंतःवाक भी बोलते हैं, तो कई सारे नेम हैं इसके। तो आप इंग्लिश में अगर करेंगे तो इंग्लिश में देखिए मीनिंग कितनी कम हो जाती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि जो CDP है वो आप इंग्लिश में भी लेके चलें। तो यहाँ पर आंसर हमारा बिल्कुल सही, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल आपसे बता सकते हैं कि अपने आप से कौन सा करते हैं? प्राइवेट स्पीच। ठीक है, और जो सोशल स्पीच होती है वो किससे करते हैं? समाज के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से जो भी बातचीत करते हैं तो उसको सोशल स्पीच कहते हैं, है ना। और जब खुद से ही बोल के बात करते हैं तो वो प्राइवेट स्पीच। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और इससे लैंग्वेज में भी बहुत क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम, बताइए जो लेव वाइगॉत्स्की हैं इनके अनुसार अधिगम मतलब लर्निंग, है ना, लर्निंग। तो लर्निंग क्या है बताइए आप? एक व्यक्तिगत गतिविधि है मतलब इंडिविजुअल एक्टिविटी है, या निष्क्रिय गतिविधि है पैसिव एक्टिविटी, या अनुबंधित गतिविधि मतलब कंडीशनड एक्टिविटी है, या सामाजिक गतिविधि है। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है ना। देखिए मतलब कितना इजी आता है, आप खुद समझिए कि अगर आपने वीडियो देखा है, समझा है चीज़ों को, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप तुरंत ये सारे ऑप्शन कट कर देंगे। क्यों कट कर देंगे? क्योंकि जहाँ ये सामाजिक वर्ड आ गया, सोशल एक्टिविटी, बस वही वाइगॉत्स्की का आंसर है। ठीक है, तो मतलब कितना इजी है, आप खुद देखिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र मतलब आप इंग्लिश में अगर इसे देखेंगे तो इंग्लिश में दिया हुआ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब ZPD।
तो बताइए कि क्या संदर्भित करता है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे को सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, या उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। देखिए कितना मतलब इसमें थोड़ा सा भी अगर आपने समझा है तो बहुत अच्छे से इसको कर पा रहे होंगे। ये देखिए जेडपीडी की बात की गई है। जेडपीडी क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। आप दूसरा ऑप्शन जरा देखिए क्या लिखा है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे को सहयोग के सही स्तर के साथ, मतलब सहयोग मतलब उसको स्कैप फोल्डिंग प्रोवाइड की जाती है ना, मतलब उसको हेल्प दी जाती है टेम्परेरी के साथ, कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, है ना। जेडपीडी क्या होता है कि आप उसको कर सकते हो, बस आपको हल्की सी हेल्प की ज़रूरत है, आप उसको कर सकते हो लगभग स्वयं। ये नहीं कह रहा है कि स्वयं ही कर सकते हैं, लगभग स्वयं कर सकते हैं। बाकी देखिए और कोई भी सही नहीं लग रहा है, पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता है इसमें, है ना, हेल्प किसी नीड होती है। सहयोग उस सीखने में जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है वापस ले। देखिए टेम्परेरी हेल्प है, लेकिन जब तक बच्चा सीख नहीं जाता उस चीज़ को तब तक हेल्प मिलती है ना। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, अधिकतम विकास की बात नहीं की गई है। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था, लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके कि मतलब मैंने ऐसे देखा भी है, कई लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे जो ये है ये हमारा हो गया स्वयं बिना किसी की सहायता से करने वाला काम, और कह देते हैं कि यहाँ पर क्या है कि अधिकतम विकास है। तो अधिकतम विकास वाला बात नहीं है यहाँ पर ये बात है कि ये बिल्कुल सही चीज़ दी हुई है कि लगभग स्वयं कर सकते हैं जेडपीडी में, बस क्या है उसमें टेम्परेरी हेल्प की नीड है। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, चीज़ों को समझ के चलिए। देखिए आपने अगर वीडियो देखा हुआ है तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप कितना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, और आप कर भी लेंगे, आपसे हो सकता है। चलिए देखिए, लेव वायगॉत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में, मतलब सोशियो कल्चरल थ्योरी में, दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक मतलब आप बहुत बिलीव करते हैं, शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। देखिए आप मतलब इसमें दिखाया जा रहा है कि आप वायगॉत्स्की के अनुसार अपना टीचिंग कर रहे हैं, तो आप किस विधि को अपनाएंगे बताइए। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, मतलब देखिए अब ये हिंदी में बहुत नहीं समझ आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में देखिए फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप देंगे रटने टाइप के, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, या सहयोगी प्रोजेक्ट मतलब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देंगे, या फिर मानकीकृत परीक्षण या स्टैंडर्डाइज्ड। देखिए आप बस मेरे साथ बने रहिए, देखिए मैं कितने अच्छे से आपकी समझ अंडरस्टैंडिंग अच्छी करती हूँ। देखिए कभी भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी भी आए कि आप शिक्षक होने के नाते कैसे क्वेश्चन देंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हमेशा क्रॉस ही पुट करना है, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात, कभी भी फैक्ट बेस्ड की बात है बस वहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। ये तो इस क्वेश्चन में तो साफ साफ दिख रहा है कि आप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मतलब सहयोगी, जिसमें जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, आपस में अंतःक्रिया करेंगे। भाई साफ सीधे पता चल रहा है सहयोग को वायगॉत्स्की ने बढ़ावा दिया था, है ना, कि आपस में इंटरेक्शन करके बच्चे सीखेंगे, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। ये तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है वायगॉत्स्की के अनुसार, वायगॉत्स्की ने इसी फोकस ही किया है, तो ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है। बट मैं आपको साथ में पेडागोजी की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर रही हूँ कि कभी भी आपको मतलब सिर्फ CDP में ही नहीं, अभी देखिएगा आप सॉल्व करेंगे हर सब्जेक्ट एक ही तरीके की पेडागोजी है लगभग, अगर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस छोड़ दें तो। देखिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस को हमेशा आपको क्रॉस करना है। जब भी आपसे एज अ टीचर आपसे पूछे कि आप क्या चूज़ करेंगे, तो आपको मल्टीपल चॉइस हमेशा हटा देना है, फैक्ट बेस्ड हटा देना है, स्टैंडर्ड बात कह दे। भाई बच्चे अभी छोटे हैं, आप उनको स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं सिखा सकते हैं। अभी हम आप लोग बस सीख सकते हैं स्टैंडर्ड चीज़ें, बच्चे नहीं सीख सकते, उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं होती है। तो आपको मतलब कभी भी स्टैंडर्ड चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। कि देखिए मैथ्स में भी कई बार क्वेश्चन आएगा आपका कि मतलब आप बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाएंगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो मेजरमेंट की या कुछ भी ऐसे आ सकता है उसको सिखाएंगे, या जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। तो आप कभी भी स्टैंडर्ड से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत
मतलब बारीकी चीज़। और मैं इसमें और एक बात ऐड कर देती हूँ कि आपको किसको सही करना है। आपको जो भी क्रिएटिव थिंकिंग की बात आए या फैक्ट बेस्ड ना होकर अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड होता तो आप बिल्कुल सही करते। मतलब जो बच्चा अगर कॉन्सेप्ट को सीख रहा है या फिर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, कुछ इस टाइप के मतलब क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस देना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस की जगह सृजनात्मक थिंकिंग मतलब क्रिएटिव थिंकिंग वाले क्वेश्चन, जैसे कोई भी एक टॉपिक बच्चों को पकड़ा दिया आपने और कह दिया आपने विचार लिखो, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये सब समझ देखिए, मैं इसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, बट आप समझ अपनी डेवलप करते जाइए, क्योंकि आप क्रेजी लर्नर में हैं। तो इस वजह से आपको देखिए, क्रेजी लर्नर का मीन ये है कि आपको लर्निंग के लिए हमेशा क्रेजी होना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही नीरस होके बहुत ही बेकार होके पढ़ेंगे तो वो बात अलग होती है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को एक्टिवली बिल्कुल क्रेजी होके मतलब करेंगे तो वो चीज़ें जो है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा देर तक बनी रहेंगी और बहुत एक्टिव होकर उस वर्क को आप कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन जो है वो है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण। फिर देखिए वही आ गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाइगोत्स्की के अनुसार कैसे होता है बताइए। एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास या स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग या इक्विलिब्रेशन या सोशल इंटरेक्शन। बताइए क्या है इसमें, बताइए। आप नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन कंफ्यूजन में क्रिएट होती है। देखिए जो गलतियां लोगों से होती है वो भी मैं बताते हुए चलूंगी। देखिए यहाँ पर क्या है, स्कीमा। अगर आपने हल्का सा भी ध्यान नहीं दिया, वाइगोत्स्की की जगह आपने प्याजे सोच लिया अगर एग्जाम में, तो फिर वहीं आपसे गलती हो जाएगी और फिर आप घर में आके बस मतलब अपने ऊपर सिर में हाथ रख के बस बैठ ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से जागरूक होकर क्वेश्चन पढ़ना है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण स्कीमा नहीं, क्योंकि स्कीमा का तो कॉन्सेप्ट प्याजे ने दिया था। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की कोई बात ही नहीं हो रही है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का देखिए सीधा मीनिंग मैं बताऊं, इसमें ऐसा होता है कि स्टिमुलस उस चीज़ को कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको रिस्पॉन्स करने को बाध्य कर दे, है ना, उसी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा भूख लगी, आपको आपने कुछ भी नहीं खाया अगर, तो आपको सामने अगर कोई खाना दिख जाता है तो क्या है, मतलब आपके मन में अंदर से लगेगा जैसे ही मम्मी बिल्कुल खाना, जैसा कभी कभी ऐसा होता होगा शायद आप लोगों के घरों में भी कि जैसे मम्मी थोड़ा लेट हो जाती है किसी काम की वजह से कैसे भी, तो खाना लेट बनता है, तो जैसे ही बनता है तो आप तुरंत वहाँ पर टूट पड़ते हैं, है ना। तो क्या है इसका मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको रिस्पॉन्स करने के लिए बाध्य कर दे। ये तो मैंने बहुत ही ईजी वे में ये चीज़ बताई है। ऐसे मतलब बहुत सारे हम लोग के डेली लाइफ में भी ऐसे होता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें रिस्पॉन्स करने को बाध्य कर दे, वो स्टिमुलस और स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग इसको ही बोलते हैं। और इक्विलिब्रेशन की बात तो भाई साफ सीधी बात है, प्याजे ने की हुई है। प्याजे की थ्योरी अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि प्याजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, आपको सीरियसली पढ़ना चाहिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सच में सीटेट के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं। सामाजिक अन्याय भाई इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं, देख रहे हैं आप, देख के आंसर करेंगे बस, आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, देख के आंसर करेंगे आप। सोशल इंटरेक्शन, साफ सीधी बात। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। बताइए किससे नहीं पृथक किया जा सकता, सामाजिक संदर्भ से या रिइंफोर्समेंट से या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन मतलब अमेजरेबल चेंज इन बिहेवियर या अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया मतलब परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेसर। देखिए कुछ ये सब आपको देखना ही नहीं है ना, सीटेट इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि आप टफ देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आपको एक नज़र में पॉजिटिव चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यकीन मानिए कि कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम टाइम नहीं मैनेज हो पाता। मैंने देखा था, मैं खुद एग्ज़ाम देने गई थी, मैंने देखा था लोग ये चर्चा कर रहे थे कि मतलब टाइम नहीं बचा। तो टाइम इसलिए नहीं बचेगा ना क्योंकि आप फालतू की चीज़ों को देखने में टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपको एक नज़र में चीज़ें समझ आ जाएंगी तो कैसे टाइम वेस्ट होगा, है ना। टाइम मैं सही बताऊँ तो आपके 1 घंटे, अगर आप बहुत सीरियस है तो मतलब समझिए आपके आधा घंटे लास्ट के बचे रह जाते हैं, आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो लेकिन ये तब होगा जब आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। तो देखिए भाई वाइगोत्स्की को देख के ही आप तुरंत लिखा सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब
बाकी सब चीज़ें तो छोड़ो, इन सब की तो बात ही नहीं की वाइगॉत्स्की ने, लेकिन अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट से वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि इसको लर्निंग से बिल्कुल भी पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमारा नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आधारभूत सहायता या स्कैफोल्डिंग का एक अच्छा उदाहरण है, बताइएगा आप कौन सा अच्छा उदाहरण है स्कैफोल्डिंग का। उसे यह कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती, मतलब किसी बच्ची से ये कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक वह घर नहीं जा सकती, या समस्या का समाधान जल्दी करने के लिए पुरस्कार देना, ये पुरस्कार देना जो है ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है, या उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, या उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना। अब आप बताइए स्कैफोल्डिंग क्या है। मैंने आपको बताया स्कैफोल्डिंग क्या है कि आपको टेम्परेरी हेल्प दी जाती है और आप अपने जो आप कर सकते हैं, जैसे ZPD क्या है हमारा कि हाँ आप उस वर्क को कर सकते हैं, लेकिन किसी की अगर आपको हल्की सी हेल्प मिल जाए तो क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध आप करा रहे हैं, मतलब आप थोड़ी सी उसको हेल्प दे रहे हैं और वो अब चीज़ों को कर लेगी, तो क्या हो जाएगा स्कैफोल्डिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, पियाजे तथा वाइगॉत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, मतलब बताना है कि जो अधिगम है लर्निंग है वो रचनात्मक कक्षा कक्ष मतलब एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में कैसा होता है। देखिए पियाजे वाइगॉत्स्की दोनों की बात की, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मैंने बताया आपको, और आपका जो भी एनसीएफ है वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही बेस्ड है, और सीटेट में जितने क्वेश्चन आते हैं वो एक अप्रोच जो उसमें होती है, एक जो भी मेथड्स आप यूज करते हैं वो भी आप कंस्ट्रक्टिविज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल आता है, और उसका सिर्फ सीधा मीनिंग ये है कि कभी भी आपको रटने पर को फोकस नहीं करना है, आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है, ठीक है, सार्थक अधिगम बोलते हैं उसे। तो देखिए अधिगम क्या है बताइए कि पियाजे तथा वाइगॉत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम का ऐसा होता है, उद्दीपक अनुक्रिया के जोड़ से होता है। उद्दीपक अनुक्रिया मैंने बता दिया आपको, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की मीनिंग भी बता दी। बताइए स्टिमुलस रिस्पॉन्स से होता है या शिक्षक द्वारा पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्स करना, मतलब आप एक तरीके से मैं अगर कहूँ कि आप बच्चे को कोई लालच दिखाते हैं, मतलब आप जैसे बच्चे से कोई काम कराना चाहते हैं तो अगर वो अच्छा काम करता है तो आप उसको टॉफ़ी देते हैं, है ना, तो ये सब इस तरीके से वो काम को बार बार करेगा, मतलब पुनर्बलन इसको ही बोलते हैं, रीइंफोर्स करना। तो ये ऐसा कुछ बात इन्होंने कही है, या शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, या शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता। भैया इससे नेगेटिव वर्ड तो कोई हो ही नहीं सकता। जहाँ भी निष्क्रिय पैसिव लर्नर्स आ जाएँ बस समझ लीजिए कि मतलब वहाँ आपको तुरंत देखिए खुशी आनी चाहिए, अरे वाह निष्क्रिय प्राप्त करता, अब इस ऑप्शन को तुरंत हटा दो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए बताइए रचनात्मक कक्षा कक्षा कंस्ट्रक्टिव है ना, क्लासरूम है, तो जब भी कंस्ट्रक्टिव होगा तो बच्चे स्वयं ज्ञान का सृजन करेंगे, है ना, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए कितना ईजी आता है ना, बस आपको समझ अपनी विकसित करनी है। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बताइए बच्चे कब सीखते हैं, देखो रीइंफोर्समेंट, मतलब पहले आप बता देंगे भाई रीइंफोर्समेंट तो है ही नहीं, कुछ बात ही नहीं की है। मैचुरेशन की बात परिपक्व होने की बात पियाजे ने की है, वाइगॉत्स्की ने नहीं की, बस यही आपको ध्यान रखना है। आप बार बार वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वाइगॉत्स्की और पियाजे में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप वहाँ कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए मैं तो बता रही हूँ कि यहाँ पेपर इतने से ही आएगा, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप मेरे साथ वर्क करिए, लेकिन आप अगर उसको चीज़ों को सही से सीखेंगे नहीं, अब आप यहीं पर अगर कंफ्यूज हो गए कि परिपक्व होने की बात वाइगॉत्स्की ने की या पियाजे ने, तो फिर भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आपको चीज़ों को सीखना है बस, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप चलिए, आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है। आप बस अपने लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, मैं अगर आपसे कुछ चाहती हूँ तो आप बस प्रीवियस ईयर देखिए, बस बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए अनुकरण से इमिटेशन की बात कुछ की ही नहीं भाई वाइगॉत्स्की ने, वयस्कों और समवयस्कों की परस्पर क्रिया से बाय इंटरैक्टिंग विद एडल्ट एंड पीयर, भाई बस यही हो गया हमारा आंसर। वाइगॉत्स्की ने क्या कहा है
पीयर ग्रुप है ना, लर्निंग, ग्रुप में लर्निंग करो, आपस में बातचीत करके, इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया है ना। तो बस यहाँ जो भी वर्ड्स देखिए, आप वर्ड्स पकड़िए, बस वही वर्ड्स आंसर हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता मतलब स्कैफोल्डिंग है ना, स्कैफोल्डिंग का उदाहरण बताइए कौन सा है? अनुबंधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर संकेत देना, या शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। आप जहाँ भी भाषण मिल जाए समझो वो तो होना ही नहीं है आंसर। ठीक है, देखिए मैं साथ में आपको बताती चलूँगी कि क्या क्या चीज़ों आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बगैर स्पष्टीकरण देना, मतलब आप प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ स्पष्टीकरण देख रहे हैं, ये भी बहुत नेगेटिव बात होती है। आप एज अ टीचर आप पहले प्रश्न पूछेंगे, बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होती है, मतलब जो बहुत छटपटाएंगे उस आंसर के लिए, तब आप स्पष्टीकरण देंगे, पहले ही नहीं दे देना है। और मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। भाई उपहार कब तक देंगे? एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जो आप उपहार, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। और यही क्वेश्चन अभी 2019 में आया हुआ है, दिसंबर 2019 के एग्जाम में, कि अगर आप बच्चे को बार बार पुरस्कार देते हैं, बार बार दंड देते हैं, तो इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा, वो उसके लिए वो सब चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगी और आपकी पुरस्कार और दंड कोई भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो आपके अनुसार क्रिया करना बंद कर देगा। तो ये क्वेश्चन देखिए इससे रिलेट हो पा रहा था तो मैंने रिलेट कर दिया। अब देखिए आधारभूत सहायता का उदाहरण, भाई साफ सीधी बात, पहला ऑप्शन कि संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर, देखो अनुबंधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर संकेत देना। आप नाजुक परिस्थितियाँ मतलब कि ऐसा जहाँ भी वो बच्चा फंस रहा है आप उसमें थोड़ा सा आपको संकेत कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों के बारे में निम्न कथनों में किस कथन से वागोत्स्की सहमत होते? बताइए आप किस कथन से सहमत होते? बच्चे वयस्क एवं समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया। अब भाई इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, बताइए कितना इजी है, कुछ है इसमें? बच्चे तब सीखते हैं, आकर्षक पुरस्कार, गलत हो गया तुरंत, पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, ये सब क्या है? और बच्चे जन्म से शैतान, भैया बच्चों को अगर आपने शैतान कह दिया तो सीटेट में फिर आपके 0 ही लिख के आने हैं। ठीक है, तो बच्चे तो आपके भगवान है ना, एज अ टीचर, तो इसलिए आपको बिल्कुल ये छोड़ देना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार के परिवर्तन इस बात पर निर्भर करते हैं। देखिए मैंने बोला है कि हिंदी में आपको बातें कभी कभी नहीं समझ में आएंगी, आप इंग्लिश में भी उसको देख सकते हैं। द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब देखिए समझ आ रहा है ना, अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज। कब चेंज होगी? डिपेंडिंग ऑन द, मतलब किस पे डिपेंड करेगी जो स्कैफोल्डिंग है। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार, मतलब जो स्कैफोल्डिंग की जो मात्रा है, प्रकार है, के परिवर्तन इस बात पर निर्भर करते हैं, मतलब इसका जो परिवर्तन हो किस बात पर निर्भर करता है? अध्यापक अध्यापिका की मनोदशा, मतलब मूड ऑफ द टीचर, या कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, ये तो समझ में नहीं आ रहा, रिवॉर्ड्स जो भी हैं कार्य के लिए जो भी दिए जा रहे हैं, या फिर बच्चों के निष्पादन स्तर, लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, ठीक है, या फिर बच्चों की नैसर्गिक योग्यताएं, मतलब चाइल्ड्स इनेट एबिलिटीज़। बताइए किसकी बात की है? सहारा देने की जो मात्रा और परिवर्तन वो किस पे निर्भर करते हैं? तो भाई देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप कर पा रहे हो। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। देखिए सी आंसर इसका क्यों होगा? इसका आंसर सी इसलिए होगा क्योंकि बच्चों के निष्पादन स्तर, मतलब लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, मतलब बच्चा जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उस पर ही स्कैफोल्डिंग निर्भर करेगी। देखिए अगर जैसे मान लीजिए बच्चा साइकिल सीख रहा है, आप उसका करियर पकड़ रहे हैं, तो क्या है कि अब अगर बच्चा हल्का हल्का सीख गया तो आप क्या करेंगे, हल्का अगर थोड़ा सा भी उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, मतलब निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस अगर उसकी अच्छी दिख रही है, तो आप स्कैफोल्डिंग धीरे धीरे से कम करने लगेंगे, है ना। आप थोड़ी देर पकड़ेंगे, हल्का सा पकड़ेंगे, और जैसे ही ऐसे करके वो जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी, आप स्कैफोल्डिंग कम करते जाएंगे, उसकी मात्रा कम करते जाएंगे, उसके टाइप को अलग करते जाएंगे, तो अब आप
अकॉर्डिंग टू मी आप समझ गए होंगे कि बच्चों के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है। ये क्वेश्चन अच्छा था जैसा कि आप जानते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन में ज़रूर शामिल होइए, क्योंकि आपको पता तो चले। तो सहारा देने की मात्रा देखिए, मनोदशा पे भाई टीचर के मनोदशा कुछ भी नहीं है, देखिए ठीक है। आप मूड वूड से काम नहीं चलेगा। अब जो चल रहा है, अब जो टीचिंग वैकेंसी आएंगी तो उसमें या जो भी हमारा टीचिंग को लेके जो दृष्टिकोण अब है वो ये है कि भाई टीचर अपने मूड से ना चल के बच्चों के मूड से चले। तो भाई टीचर के मूड की तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। स्कैप फोल्डिंग में टीचर के मूड पे डिपेंड नहीं होती है। रिवॉर्ड की कोई बात ही नहीं है। इनेट एबिलिटी की बात भाई चॉम्स्की ने की है, ये कहाँ यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बताइए, अध्यापक द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, या बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, या बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बताइए आप क्या होगा। देखिए पहले मैंने कहा था कि एलिमिनेशन मेथड अच्छा होता है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए सीमा निर्धारित करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, अगर जैसे सी ऑप्शन देखें, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराएगा सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, तो ये क्या है, सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति तो हमारी स्कैप फोल्डिंग हो गई, तो ये भी गलत हो गया। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ये तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो ज़बरदस्ती ऑप्शन बना दिया गया है। बी क्या देखेंगे, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, यही मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन के द्वारा प्रस्तावित विकास मतलब डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बीच का संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। मतलब निम्न इसमें कौन सा है जो डेवलपमेंट और लर्निंग को दिखाता है। निम्न में से कौन सा कथन, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूटी हुई है क्वेश्चन में, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने टाइप किया तो मैं जानती हूँ कि यहाँ पर वाइगोत्स्की था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वो हो गया, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा गया था, ठीक है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपका ये कहा था कि मतलब अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, मतलब निम्न में से जो कौन सा कथन है वो वाइगोत्स्की के अनुसार डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच का जो संबंध है उसका सार प्रस्तुत करता है, मतलब उनके बीच के संबंध को डिफाइन करता है। तो आप बताइए, विकास अधिगम से स्वाधीन है, मतलब इसका कि जो विकास मतलब लर्निंग और डेवलपमेंट के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, या जो डेवलपमेंट है वो अधिगम की प्रक्रिया में पीछे रह जाता है। मतलब कि अधिगम की प्रक्रिया में पीछे रह जाता है, मतलब अधिगम पहले होगा और फिर डेवलपमेंट होगा, मतलब पहले लर्निंग और फिर डेवलपमेंट, ठीक है। या विकास अधिगम का समानार्थक है, या अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो बताइए क्या होगा। देखिए इन्होंने बताया था कि मैंने आपको जब पढ़ाया है, मैंने लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, दोनों ने अलग अलग पियाजे और वाइगोत्स्की ने कैसे देखा है, और लैंग्वेज और थॉट को दोनों ने कैसे देखा है। देखिए यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं, ये बात आप समानांतर से इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो बात कही थी वो लैंग्वेज और थॉट के बारे में कही थी वाइगोत्स्की ने, कि जो समानांतर चलती हैं। पहले है ना बताया था कि अलग अलग चलती हैं 1.5 साल तक, ये दोनों लैंग्वेज और थॉट अलग अलग होते हैं और फिर बाद में मर्ज हो जाते हैं, है ना। तो ये बात लैंग्वेज और थॉट के बारे में कही थी। लेकिन यहाँ आप देखिए विकास और अधिगम, देखिए यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने वो बात को भी यहाँ पर लिया कि लर्निंग और डेवलपमेंट की बात कही है। तो देखिए लर्निंग और डेवलपमेंट में हमेशा मैंने बताया हुआ है, मैंने पढ़ाया था, बताया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो है डेवलपमेंट
पहले होता है और लर्निंग बाद में होती है। ये पियाजे ने बोला था, मतलब डेवलपमेंट पहले और फिर लर्निंग। ये पियाजे ने बोला था कि बच्चे का पहले विकास होगा, है ना। विकास का मतलब, पहले विकास का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे वो विकास होगा, मतलब डेवलपमेंट उसका होगा, मतलब मैच्योरिटी आएगी उसमें, वैसे वैसे वो चीज़ों को जल्दी से सीख पाएगा, लर्निंग अच्छे से कर पाएगा। तो मतलब डेवलपमेंट जो है, पहले डेवलपमेंट फिर लर्निंग। और जबकि वाइगोत्स्की ने उल्टा कहा, वाइगोत्स्की ने कहा आप जितना सीखते हैं वैसे ही आपका डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे आप सीखते हैं वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट होता है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि लर्निंग देन डेवलपमेंट, मतलब विकास जो है वो अधिगम में पीछे रह जाता है, मतलब अधिगम में प्रक्रिया से पीछे, मतलब अधिगम की प्रक्रिया में पीछे रह जाता है। क्या पीछे रह जाता है? विकास, है ना। तो मतलब अधिगम पहले, विकास बाद में। देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा समझने वाला था, है ना। अगर आप इसको समझ नहीं पाएंगे, देखिए आप कर लेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे इसमें आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है आंसर, तो आप उस चीज़ को रिलेट करिए। यहाँ देखिए, यहाँ पहली बात, एक क्वेश्चन में यहाँ वाइगोत्स्की था, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार था। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप में किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? बताइए भाई मार्गदर्शन उसे मिल रहा है उसके साथी का, तो वो चीज़ों को कर पा रही है पर अपने आप नहीं कर पा रही है। तो बताइए वो क्या होगा, वो मार्गदर्शन क्या होगा? आप देखिए इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको हमारा स्कैप फोल्डिंग कहेंगे, ठीक है। मार्गदर्शन या हेल्प या सहारा, देखिए किसी को मार्गदर्शन करना वो भी तो एक हेल्प ही है ना, तो ये भी स्कैप फोल्डिंग ही आएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा क्या है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। बताइए अब इसका है, कुछ आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है? वह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में यही तो बताया भाई, संस्कृति और भाषा, तो बस हो गया यही आंसर। फिर भी आप पढ़ेंगे सारे ऑप्शन, क्योंकि कभी कभी हमें उससे बेस्ट भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, मतलब चिल्ड्रन थिंक इन डिफरेंट डोमेन एंड डजंट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, मतलब अलग अलग डोमेन में सोचते हैं, कंप्लीट पर्सपेक्टिव नहीं बना पाते हैं। या निम्नायु पर अमूर्त सामग्री प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन, ऐसी कोई बात ही नहीं कि भाई वाइगोत्स्की ने स्वनिर्देशन वाक सहयोग का निम्नतम स्तर, तो इन्होंने कहा ही नहीं, उच्चतम स्तर का है जो सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच या प्राइवेट स्पीच है ना। तो साफ सीधी बात, ये ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। सक्रिय अनुकूलन, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग या रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, मतलब इनसाइट लर्निंग। देखिए साफ सीधी बात है, संस्कृति निरपेक्ष वाला ऑप्शन तो आप पहले ही काट देंगे भाई, संस्कृत को तो इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी है, तो ये न्यूट्रल वाली बात कहाँ से आ गई? इनसाइट लर्निंग की कोई बात नहीं की है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की कोई बात नहीं की, पारस्परिक शिक्षण, भाई पारस्परिक शिक्षण को तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, रेसिप्रोकल टीचिंग को, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सीखने के सिद्धांतों में स्कैप फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। बताइए स्कैप फोल्डिंग क्या है? सिमुलेशन टीचिंग है, मतलब अनुरूपित शिक्षण, या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, रिकैपिचुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, मतलब आपने जो भी लर्निंग की हुई है उसको फिर से सीखना, है ना। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति मतलब फिर से उस चीज़ को सीखना, या सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। बताइए यही है हमारा सही आंसर, टेम्परेरी सपोर्ट, है ना, यही है स्कैफोल्डिंग हमारी। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं भाई क्या है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों कारणों, मतलब भाई ये सब तो सब गलत है, सब गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो भाई किस कारक की? तो साफ सीधी बात, सोशल,
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। क्या है ये क्वेश्चन? हमारा दिसंबर 2019 में आया हुआ था। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना क्या है आप बताइए। अब अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप वहीं पर अपना दम तोड़ देंगे। आप इसलिए दम तोड़ देंगे क्योंकि आपने सब चीज़ें हिंदी में पढ़ी थी। आपने हिंदी में तो सहारा देना पढ़ा था, है ना, लेकिन आप स्कैप फोल्डिंग को सहारा देना बोलते हैं। बट आपने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था कि जो स्कैप फोल्डिंग है उसको पाड़ या ढांचा भी बोलते हैं। अब वहीं पर आपकी हालत ख़राब। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इंग्लिश में भी लेके चलेंगे। अब स्कैप फोल्डिंग का कोई दूसरा नाम आपको नहीं मिलेगा, तो स्कैप फोल्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी दिसंबर 2019 में। देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि आपको थ्योरीज पढ़नी है, थ्योरी से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, लेकिन थ्योरीज आपको समझनी है, ठीक है। फिर आप पेपर देने जाओ और मुझसे कहो कि मैम आपने तो बताया था इससे क्वेश्चन आते हैं और मेरे में तो क्वेश्चन नहीं आया, मेरे में तो बहुत कम क्वेश्चन फंसे, आप बोल रही थी इतने। तो देखिए मैं ये बोल रही हूँ क्वेश्चन आएंगे, आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए जैसे ये आया हुआ था क्वेश्चन, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता था यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ये जूता पूरा हो जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, है ना। मतलब वाइगॉत्स्की ने इस प्रकार की वार्ता को क्या कहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जिगसॉ पहेली, मतलब एक पहेली का टाइप है ये। मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जिगसॉ क्या है, मत समझ में आने दीजिए ना, इसका कोई रोल ही नहीं है तो क्या समझेंगे हम लोग। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की जो नजमा है, ठीक है, वो खुद से कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं ये वाला नीला टुकड़ा नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की बात। अब बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि अब आप बताइए कि क्या ये वाइगॉत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बताइए आप, है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल थ्योरी अपने आप को जनरलाइज कर लेनी है, आपको डेली बेसिस पे वो थ्योरी दिखने लगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए कौन सी बात है। अब जिसने सिर्फ इतना रटा है कि जहाँ भी वाइगॉत्स्की दिख जाएगा हम स्कैप फोल्डिंग मार देंगे, तो बस वहीं वो गलत हो जाएगा। और बस फिर कहते हैं लोग कि बहुत टफ आती है सीडीपी, बहुत टफ आती है। तो टफ नहीं आती है, वो आपने चीज़ों को समझा हुआ नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्राइवेट स्पीच। अब जिन्होंने मेरी थ्योरी देखी है वो बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे होंगे। भाई खुद से बात करना, बोल के बात करना, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया होता वो ट्रेन वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये भी हमारा दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए इनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव। भाई देखिए जहाँ भी बताए किस वैज्ञानिक ने, सामाजिक सांस्कृतिक जहाँ भी आ जाएगा पास, आप तुरंत चौवा छक्का मार के क्या कर देंगे, ले वाइगॉत्स्की, है ना, सही है ना। तो देखिए आप चीज़ों को कितना अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। निम्न में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब निम्न में से क्या है जो ज्ञान की सार्थक संरचना, है ना, मतलब कि जो मीनिंगफुल जो बात है ज्ञान को लेके, मतलब उस निम्न में से इनमें से क्या जो भी प्रक्रिया है ज्ञान की, उसमें क्या महत्वपूर्ण पहलू आपको बताना है। ज्ञान की सार्थक संरचना में क्या महत्वपूर्ण पहलू है। तो पुरस्कार एवं दंड या उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इसमें इनपुट किया हुआ है, इसलिए लिया हुआ है क्योंकि देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो हमने बताया कंस्ट्रक्टिविज्म से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी में ज्ञान के सार्थक संरचना में ऐसा नहीं कि हर जगह वाइगॉत्स्की ही लिखा होगा, आपको चीज़ों को समझना है। क्योंकि भाई देखो वाइगॉत्स्की क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, और यहाँ भी जो ज्ञान है उसके कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है ना,
सार्थक संरचना की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। देखिए पुरस्कार दंड की बात नहीं, ये भी नहीं, और ये सब कोई भी जो क्वालिटी है, अभ्यास और बार बार स्मरण करना, ये कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म की क्वालिटी नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म ने इंटरेक्शन पे फोकस किया, वाइगोत्स्की ने, आप जानते हो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो देखिए ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी सीटेट, ये दिसंबर 2019 का था, पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। इससे भी लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार जब ये क्वेश्चन आया तो लोग बहुत कंफ्यूज इस बात पे होगा कि इसका आंसर स्कार्फ फोल्डिंग होगा या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। भाई और कंफ्यूज कौन हुआ, जो रटे हुए था, है ना, जो चीज़ों को समझे नहीं था वही कंफ्यूज हुआ। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर आप समझ रहे हैं, मतलब कि उसकी जो परफॉर्मेंस है प्रेजेंट में, उसको सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, उसको सहयोग द्वारा क्या करता है, विस्तारित करता है। एक वयस्क तो सहयोग द्वारा विस्तारित कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहीं भी कोई भी जोन की या क्षेत्र की बात नहीं हो रही है ना, ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जो कार्य खुद से किया जा सकता है और जो किसी के सहयोग से किया जा सकता है उसके बीच के अंतर को, तो ऐसा तो कुछ नहीं। अगर अंतर को कहते हैं तो हम सीधे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लगाते, पर अगर वो सहयोग दे रहा है, सहयोग की बात आ रही है, तो यहाँ सीधे स्कैफोल्डिंग आंसर हो जाएगा। और यहीं से आज हमारा जो ये क्वेश्चन था वो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, और साथ में जो मैं पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताती चल रही हूँ पेडागोजी से रिलेटेड, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। और बस मेरे साथ बने रहिए, देखिए आपकी चीज़ें कितनी ईजी हो जाएंगी। और ज़रूर जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ उनको बहुत अच्छे से समझा करिए, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले एक बात ये है कि जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं सम टाइम वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। देखिए वीडियो मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी हिंदी इंग्लिश SST का जो ये डालूँ, मैं मैराथन डाल दूँ, क्योंकि एक वीडियो मैं डालूँ या एक दूसरा भी हो सकता है, 1 या 2 वीडियो ही पर सब्जेक्ट डालूँगी और उससे ही आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पूरा जो जितना भी कंटेंट वाला पार्ट है वो कवर कर लूँगी। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मुझे टाइपिंग में टाइम लग रहा है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपको पक्का आप जो 20 वीडियो देख के सीखेंगे वो मेरे एक वीडियो से देखने से ही सीख जाएंगे। तो थोड़ा वेट करिए और जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूँगी। और CDP आप पूरा करके चलिए, मैंने बताया CDP कॉमन है, CDP सब में रोल प्ले करती है, तो CDP आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।